नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज मैं आपके साथ जेनोगा हिंदी में रीड करने वाला हूं। सेकंड चैप्टर है उसका, तो शुरू करते हैं। संस्कृत में एक दिलचस्प कहानी है जो मन के इस भटकाव को दर्शाती है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मुख्य विषय काफ़ी भुला दिया गया है और एक तरफ रख दिया गया है। तो इसमें एक कहानी के बारे में बातचीत होने वाला है। जेनोगा में पूरी की पूरी किताब में सिर्फ एक ही कहानी दिया गया है और वो ये है। एक दिन ऋषि नारद और कृष्ण गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे और पृथ्वी पर मनुष्य के स्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऋषि ने कहा, भगवान, केवल एक चीज़ जो मैं समझ नहीं सकता कि मनुष्य गरीब प्राणी कैसे और क्यों इतनी आसानी से भ्रम के जाल में फंस जाता है। यदि वो केवल एक विषय पर अपने मन को रख सकता है और उसे भटकने नहीं देता है, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं कि वो भटक जाए और प्रबुद्ध यानी आत्मज्ञानी होने के लिए इतना उम्र लग जाए। कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, अगर उनका मन आपके जैसा स्थिर होता तो शायद वे भ्रम के निशान से बच जा पाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को अपने रास्ते से जाने दें। जैसा कि मैं नीचे गंगा को देखता हूँ, मैं चाहूँगा कि इस शांत और ताज़ा नदी से एक कप पानी लूँ। क्या आप मुझे उपकृत कर सकते हैं? तो नारद कन्फ्यूज़न में पड़ चुके हैं कि ये एक्चुअली आखिर ये दुनिया इतना बेवकूफ़ क्यों है, ये लोग इतना बेवकूफ़ क्यों है, ये क्यों जानबूझकर ये जाल में फंस चुके हैं, इल्यूजन की माया जाल में क्यों फंस चुके हैं। क्यों उनको लग रहा है कि मैं यहाँ सेटल होने के लिए आया हूँ। सबको तो यही लग रहा है ना, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, क्यों मुझे सेटल होना है, एक जॉब में सेटल होना है, अच्छे से बचना है। लेकिन कब तक जी पाएगा, तो मर ही जाएगा। तो वो लग रहा है किसको, वो लग रहा है मतलब नारद को लग रहा है, नारद को लग रहा है कि हमारा मतलब ये लोगों का पर्पज़ कुछ और है, लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं। लेकिन उनको पता क्यों नहीं रहा है कि ये फंस चुके हैं। तो इसलिए कृष्णा उनको बोल रहे हैं कि अरे वो तो तुम्हारे तरह नहीं है ना, तुम तो बहुत ही क्या हो, तुम्हारा मन तो बहुत स्थिर है, वो तो उनका मन तो भटकता रहता है। उनको छोड़ो, उनको उनके रास्ते में जाने दें। हम क्या करेंगे, हम चलेंगे थोड़ा गंगे के किनारे पर, कुछ पानी पीते हैं। क्या तुम मुझे पानी ला करके दोगे? ये नारद को कृष्णा ने ऑर्डर दिया, बोला लाने के लिए। जब ऋषि नारद गंगा नदी के किनारे पर गए तो उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा। उन्होंने जीवन, मृत्यु, अमरता और दैवीय होने के विषय पर चर्चा शुरू की। ऋषि नारद ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये जवान लड़की कौन थी। उन्होंने हाथ में गंगा जल से भरा प्याला लिए उसके साथ चर्चा में एक लंबी समय बिताया। वे इस बात को पूरी तरह भूल ही गए कि वे नदी के पास क्या करने आए थे और कृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। युवा लड़की ने एक बार फिर कृष्ण का रूप धारण किया और कहा, नारद, आपने देखा, दिव्यता को जानने और समझने के बावजूद उद्देश्य को भूलना संभव है। यहाँ तक कि आपके जैसा एक स्थिर मन वाला मुख्य विषय से भटकते हैं। तो ये नश्वर लोगों के लिए कितना कठिन होगा। हल्कि वे तो अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। जैसा आप जानते हैं
फिर भी भटक जाते हैं, पूरी तरह भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि नारद आए थे पानी लेने के लिए कृष्ण के लिए, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ कि कृष्णा ने एक छोटी सी लड़की की रूप धारण कर लिया और नारद के सामने प्रकट हो गए। नारद ने क्या, नारद को तो पता ही नहीं था वो लड़की कौन था। वो क्या किया, शायद उनको थोड़ा थॉट आ गया था, तो वो भटक चुके थे। और नारद ने उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया कि वो ज्ञान के बारे में बात करना शुरू कर दिया, मोक्ष के बारे में बात करना शुरू कर दिया, इसे बहुत सारा बात करना शुरू कर दिया। लेकिन नारद का ये डाउट था कि ये लड़की आखिर है कौन, मतलब ये लड़की कौन है, जानने के लिए सोचते थे। लेकिन उसका बाद क्या हुआ कि ये लड़की तुरंत कृष्णा का रूप में बदल गया और कृष्णा ने उनको बोला, नारद तुम कितने आसानी से भटक गए यार, तुम्हारा मन तो इतना स्थिर है, तुम कैसे भटक चुके हो, मतलब भटक जाते हो। जैसे कि मान लो आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता पता है, लेकिन फिर भी आप भटक जाते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा, जिसको रास्ता ही नहीं पता, जिसको नहीं पता मैं कहाँ जा कर के मेरा डेस्टिनेशन में पहुँचूँगा, मतलब मुझे नहीं पता, सपोज मैं नहीं जानता हूँ, तो किसका भटकने की चांस ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप भी भटक जाते हैं तो फिर मेरा चांस और भी बढ़ जाता है ना। तो यही हुआ नारद के साथ। नारद को कृष्णा ने बोला कि तुम्हारा मन इतना स्थिर है, उसके बावजूद भी आप भटक जाते हैं। तो ये आम आदमी तो छोड़ो, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि उनको जाना कहाँ है, वो पैदा क्यों हुए हैं उनको नहीं पता। आपको पता चल गया है कि हाँ मैं पैदा हुआ हूँ और ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये डुप्लीकेट वर्ल्ड है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं टीवी में, क्या आप उसको रियल मानते हैं? नहीं मानते। ठीक, नारद के लिए ये फिजिकल वर्ल्ड मूवी की तरह था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो उस मूवी के अंदर खुद ही फंस गए। पहले अध्याय में हमने देखा कि मन मुख्य विषय मनुष्य क्या है, ये था हमारा मेन टॉपिक। इससे क्या हो रहा था, भटक रहा था, बार बार इसे वापस लाना पड़ा। ये एक काल्पनिक मामला था, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। यदि मन दूसरी या तीसरी बार भटकता है तो यह आमतौर पर अच्छे के लिए भटकता है। भटकाव में व्यक्ति से संबंधित आंतरिक मानसिक संविधान के अनुसार भटकाव का पैटर्न भिन्न भिन्न होता है। महान ऋषि पतंजलि ने बहुत ही सही तरीके से बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को बार बार मुख्य विषय पर वापस लाएं और उसे एक क्षण के लिए रोक कर रखें, तो इसी को एकाग्रता की शुरुआत कहते हैं। अध्ययन का मुख्य बिंदु खुद को देखना यानी ऑब्जर्व करना, इसको ही कहते हैं। हम गंभीर चिंतन के लिए कोई भी विषय ले सकते हैं। मन स्वाभाविक रूप से भटकेगा, लेकिन सौभाग्य से पूरा मन नहीं भटकता है। केवल मन का वो हिस्सा जो असंख्य चित्र बनाता है, चित्र द्वारा सीखता है और यहाँ तक कि चित्रों को चित्रों में डालता है, वही शरारती रूप से भटकता है। तो पतंजलि ने बोला था कि अगर हम भटकते हैं, लेकिन बार बार अगर हम मेन टॉपिक के मतलब बार बार हम भटकते हैं, मान लो हम कोशिश करते हैं बार बार हमारा मेन टॉपिक पे आने के लिए, तो ये जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप भटकेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं एग्जांपल दिया था पहले कि आप कहीं जा रहे हैं और बार बार आप भटक रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली कौन सी रोड में जाना चाहिए। आपको मतलब दाएं तरफ जाना चाहिए था, आप बाएं तरफ चले गए।
उसका बाद फिर कहीं खो गए। इस तरह आपके साथ एक बार हुआ, लेकिन आपने लिख करके रख दिया, हाँ मैं उस पान दुकान के पास भटका था। उसका बाद आपने लिख दिया कि हाँ मैं उस मिठाई दुकान के पास दाएं तरफ लेना चाहिए था, बाएं तरफ मोड़ा था, लिख लिया। फिर दूसरी बार आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो जब आप वो पान दुकान के पास खड़े होंगे, आपको पता चल जाएगा यार मैं तो कल लिखता था कि मैं बाएं तरफ मुझे जाना था, तो मैं दाएं तरफ चला गया था। तो आप तुरंत आपका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये आपके साथ प्रैक्टिकली हुआ होगा ना? हाँ, ये तो कंपल्सरी हुआ होगा सबके साथ। मैं जब पहले कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, ये जो रास्ता था ना बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रास्ता था। पता नहीं कहाँ घुस करके कहाँ निकल करके हम आते थे। और वो मतलब रास्ता 2-3 दिन में 2-3 दिन क्या यार, 1 महीना में मैं भटकता था। मैं कहाँ घुस करके मैं बस स्टैंड जाने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं एक दिन जा करके रेलवे स्टेशन पर उठा, बोला यार मैं तो जा रहा था बस स्टैंड पर, ये कहाँ मैं फंस गया। और मैं लोगों को पूछ कर आया। तो इस तरह बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तब आप भटकने का मात्रा आपका कम होता है। इसलिए आपको ड्रिफ्ट राइटिंग करने के लिए जेनोगा बोलता है, क्योंकि हमको भटकना नहीं है, नारद की तरह हमको भटकना नहीं है। हमको हमारा थॉट के साथ, हमारे विचार के साथ बार बार ये ड्रिफ्ट राइटिंग करके हमको एक रास्ते पर आना है। क्योंकि हम जो रास्ते पर चलते हैं ना, उसमें ढेर सारा रास्ता निकला हुआ है, ढेर सारा शाखा निकला हुआ है, बाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ। मतलब 1 सेकंड भी अगर आप इधर उधर हो गए, पता नहीं कहाँ खो जाओगे। तो इसलिए तो यार हम जो गूगल मैप है ना, कि हम भटकेंगे नहीं। जैसे मान लो ये ड्रिफ्ट राइटिंग आपका गूगल मैप की तरह काम करेगा, आप भटकेंगे नहीं। अरे मुझे पता नहीं चल रहा था, 1 साल में पढ़ा, मुझे पता नहीं चला था ड्रिफ्ट राइटिंग में मतलब क्या है, क्यों ये दिया गया है। लेकिन उसका बाद मुझे पता चला कि ये रोड मैप की तरह है, जो कि हमको हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, कंपल्सरी पहुंचाएगा। तो ऐसा जैसे मान सकते हैं कि क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा आपको पता होगा कि मून में ग्रेविटेशन कम है एज कम्पेयर टू हमारा अर्थ से मून का जो ग्रेविटी है वो कम है। जब आप एक पत्थर गिराएंगे, ऊपर से गिराएंगे जब मून में, तो थोड़ा धीमे नीचे आएगा। लेकिन अगर अर्थ में आप वही पत्थर को आप गिराएंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उस स्पीड को एक्सेलरेट कौन किया? ग्रेविटेशनल पावर किया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या किया कि पत्थर का स्पीड वो एक्सेलरेट किया, बढ़ा दिया। तो इसलिए ये पत्थर बहुत ही जल्दी आ गया ना नीचे। वही यार, हम जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं, और जेनोगा में जो कुछ भी प्रैक्टिसेस है वो बस हमको एक्सेलरेट करेगा। जैसे पत्थर मून में गिर रहा था धीमे धीमे, वैसे ही हमारा हालत है। सारे आदमी गिर रहे हैं, मतलब सारे आदमी का क्या उसका इवोल्यूशन चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। लेकिन जेनोगा बस उसको एक्सेलरेट करेगा और कुछ नहीं करेगा, बस उसको एक्सेलरेट करेगा। जो 500 जन्म में होने वाला है उसको 1 जन्म में भी कर सकता है जेनोगा। और ये आपको पता चल जाएगा जब कुछ दिन आप जेनोगा आपको जो पहली बार जब आपको समझ में आएगा, वो दिन आपको पता चलेगा कि ये बुक का हिम्मत क्या है। दिस इज़ नॉट ए मियर बुक, ये बहुत ही खतरनाक बुक है।
नहीं, खतरनाक नहीं, बहुत अच्छा वो है। तो फिर शुरू करते हैं कि मन के रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ, मन के इस हिस्से का कार्य हमारे अभ्यास के लिए निर्धारित दैनिक अवधि के दौरान देखा जाना या ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें एक डायरी बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए आइए हम प्रदर्शन के माध्यम से अध्याय 1 में प्रगणित के रूप में भटकाव का अध्ययन करें। पहला भटकाव में यौन प्रकृति प्रमुख द्वारा अनजाने में संकेत दिया गया था और हम इससे सीखते हैं कि उस समय मन के भीतर सेक्स सेंटर सबसे अधिक सक्रिय था। तो आप जैसे नारद के साथ हुआ, नारद जो भटके वो क्यों भटके? लड़की को देख करके भटके, लड़का को देख करके मुझे नहीं लगता वो भटक जाएंगे। हमारा भी यही था ना कि हमारा क्लासमेट कोई जा रहा है तो अगर कोई लड़का जा रहा है ना, उसको कौन पूछता है? हेलो हाय करके छोड़ दो ना। लेकिन अगर कोई लड़की जा रहा है उसी गली में, हाँ तुम्हारा क्लास क्या है? अच्छा क्लास हो गया, क्लास बहुत गंदा था ना, हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उनके साथ थोड़ा बातचीत थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सेक्स सेंटर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटर्स। और ये हमको पकड़ना होगा। कैसे पकड़ेंगे? जैसे मछली पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ने में धुरंधर कैसे होता है? बार बार पकड़ता है, बार बार पकड़ने के लिए कोशिश करता है और पकड़ लेता है। जैसे मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊँ। मोटिवेशन था विवेक बिंद्रा साहब का, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बोलते थे कि मैं तो उनकी तरह बात ही नहीं कर पाऊँगा। वो बहुत ही ज़ोर से बोलते हैं, एकदम आपको क्या कर देते हैं, आपका ब्लड एकदम ऐसा लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन रेट एकदम हाई फाई हो गया उनका वीडियो देख करके। लेकिन बस कुछ समय के बाद फिर सिकोड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं तो बहुत संदीप जी, विवेक बिंद्रा जी, उनका मैं वीडियो देख करके मेरा फ़ोन का बैटरी फट गया। उनका वीडियो देख के बहुत सारा वीडियो देखा, एकदम कोई वीडियो में मिस ही नहीं किया। मुझे लगा दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, और ये मैं करूँगा तो मैं सक्सेस तो पा ही जाऊँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं इंसान होने वाला। और उसका बाद फट गया मेरा कि यार ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ ना। लेकिन जेनोगा आया, जेनोगा मुझे हर वक्त मोटिवेटेड रखता है, हर वक्त के लिए मुझे मोटिवेटेड देता है। ना कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो में देख लेता हूँ तो मैं कुछ समय तक मेरा ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज़ हो जाता है, मैं एकदम एक्टिव हो जाता हूँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जेनोगा मुझे 24 आवर्स एक्टिव रखने के लिए हिम्मत देता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना एक्टिव हूँ, तुम कितना पैसिव हो, तुम कितना गंदा हो, नहीं, बल्कि कुछ और खोज के लिए मुझे ताकत देता है जेनोगा कोई बहुत बड़ी सक्सेस पाने की बात नहीं कर रहा है, जेनोगा कुछ और बात कर रहा है। अगर कोई भी आदमी जेनोगा इसलिए पढ़ता है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा नौकरी चाहिए, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इनकम करना है और वो केस में नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं जेनोगा पढ़ रहा हूँ। तो ये ऐसा है जैसे उसको आदमी प्यास है, उसको आदमी को बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, पानी पीने के लिए आ रहा है, लेकिन वो बेचारा बहुत ज़्यादा खाना खा के जा रहा है। लेकिन इसमें आपकी बॉडी में पानी नहीं जाएगा बल्कि खाना चला जाएगा। तो ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि जेनोगा में तो कल हम क्या पढ़ेंगे जेनोगा में। हमारा जो पहला चैप्टर में हम एक थॉट लिए थे कि आप भी कुछ और थॉट लिए होंगे, जो कुछ भी थॉट है, तो थॉट में जो भी भटकाव हमारा था वो भटकाव को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
क्या क्या भटका होता। बस आपको क्या करना है, आपको बस क्या भटकाव था उसको जानना है, क्यों था इसको नहीं जानना है। क्यों सवाल ये बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको अगर पकड़ लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं क्यों भटका, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप क्यों पकड़ लिया ना, मैं भी वो क्यों पकड़ लिया था, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था एकदम बहुत बुरी तरह से। जब मेरा मन में कोई सेक्स थॉट आता था, जब मेरा मन में कोई एंगर वाला थॉट आता था, तो मुझे टेंशन हो जाता, मुझे परेशानी हो जाता था। मैं सोचता था मैं क्यों मुझे सेक्स थॉट आ रहा है, मुझे क्यों गुस्से वाला थॉट आ रहा है, मुझे क्यों दुखी वाला थॉट आता है, क्यों आता है। ये क्यों लगा करके मैं जेनोगा पढ़ना ही छोड़ दिया था। मुझे लगा ये भी बेकार है, आखिर मैं कोई सही चीज़ क्यों नहीं ढूंढ पाता हूँ। तो ये क्यों सवाल पूछ करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ ये क्यों मत लगाइए कि मैं क्यों इतना सेक्स सेंटर में जाता हूँ, मैं क्यों इतना ई सेंटर में जाता हूँ, मैं आई सेंटर में क्यों नहीं हूँ। जब आदमी सेक्स सेंटर में जाता है ना, तो उसका मन में ये थॉट आता है मैं तो पापी हूँ, और मैं पाप ही करता हूँ। मेरा किस्मत ही तो खुद किस्मत है। मैं तो भूत की तरह बन ही नहीं सकता हूँ। ये जो बनने की बात होता है ना, ऐसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की बात होता है, जैसे मैं एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा और मैं भूत बन जाऊँगा। ये कोई एग्ज़ाम की बात नहीं हो रहा है। मुझे साफ जब पता चला कि जेनोगा एक्चुअली क्या बोल रहा है, तभी दिमाग की कुछ तार खोलना शुरू हुआ। मैंने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हर स्कूल में बच्चों को पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं, उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, उनको बस गुलामी की तरह टीचर कुछ। तो आपको पता है मैं अभी भटक चुका हूँ। मैं विवेक बिंद्रा सर के बारे में कुछ बताने वाला था, मैं भटक गया था ना। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बस ये बात रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप क्यों मत सोचिए, कि अगर आप क्यों सोचना शुरू करेंगे ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आना ही शुरू हो जाएगा कि आपको लगेगा मैं तो ये हूँ ही हूँ, मैं तो कभी सुधर ही नहीं पाऊँगा। मुझे तो कोई किताब या मुझे कोई गौतम बुद्ध भी आकर के सुधार नहीं पाएंगे। बस थॉट को देखिए कि ये थॉट आ रहा है। रोकने के लिए ज़बरदस्त कोशिश मत करिए, मैं रोक लूँगा। समझ में आ रहा है, मैं अभी रोक लूँगा। अभी मुझे मास्टरबेशन करने की थॉट आ रहा है, नहीं मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। स्ट्रॉन्ग थॉट है भाई, कर लीजिए। बस उसको देख करके एक बार मुस्कुराहट तो कर लीजिए, हंस लीजिए थोड़ा। अच्छा ये थॉट आ रहा है, इसे कर लीजिए। अच्छा, तभी मज़ा आएगा। और ये बहुत ही होगा। एग्जाम हो जाएगा, बहुत आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि अगर आप एक फैन को ऑफ करेंगे जो कि बहुत स्पीड से घूम रहा है, अगर आप उसको ऑफ करेंगे तो खट से स्टॉप नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। आप देखे होंगे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, आपके घर में भी फ़ैन चल रहा होगा, आप फैन को ऑफ करेंगे तो क्या फैन खट से बंद हो जाएगा? फैन स्लो होगा, फिर और स्लो होगा, फिर और स्लो होगा, फिर उसका बंद स्टॉप हो जाएगा। तो ये होने के लिए वक्त लगा कि नहीं लगा। इस तरह जेनयोगा में ये जो थॉट के बारे में बताया गया है, आपका थॉट रेट बंद नहीं हो जाएगा, थॉट रेट डिक्रीज होना शुरू करेगा। मुझे लग रहा था मेरा बंद ही हो जाएगा, कोई सेक्स थॉट आएगा ही नहीं, कोई गुस्से वाला थॉट आएगा ही नहीं, लेकिन ये गलत है, आएगा। अगर 50 थॉट आ रहा था ना, तो 48 होगा। उसमें तो हंसो कि 48 तो हुआ। और मैं तभी हंसना शुरू किया कि हाँ, बंद होना ज़रूरत नहीं है। मैं बस अभी भी मेरा बंद नहीं हूँ, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो अभी साधु हूँ,
मैं एकदम गौतम बुद्ध हो गया भाई, मेरा कोई थॉट नहीं आ रहा है मुझे, मेरा तो थॉट रेट एकदम डिक्रीज, एकदम कम हो गया है। नहीं, कम नहीं हुआ है, मतलब जीरो नहीं हुआ है, मेरा थॉट रेट कम हो रहा है। और मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मैं देखिए मैं एक किताब को पढ़ पा रहा हूँ कुछ समय, मैं सुबह उठ करके कुछ टाइम दे पा रहा हूँ, उसमें उस टाइम में मैं भटकता नहीं हूँ। दिस इज़ द प्रूफ। उससे बड़ा प्रूफ कौन हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा थॉट को वाचिंग करने में रह जाता हूँ कि क्या थॉट चल रहा है, अभी क्या थॉट चल रहा है, ईगो का थॉट चल रहा है क्या, अच्छा चल रहा है, बस मुस्कुरा। कभी कभार वो रहता है, कभी कभार वो इनविजिबल हो जाता है। बस ये थॉट वाचिंग करेंगे, उसका बाद फिर करेक्टिंग मेथड्स आएगा, ढेर सब प्रैक्टिस आएगा। आप पास अगर जेनोगा को मतलब रखेंगे आपके पास, रखेंगे नहीं है, समझेंगे थोड़ा सा। तो विवेक इंदिरा का जो मैं ट्रिप हो रहा हूँ ना बार बार, विवेक इंदिरा का बोल रहा था, बोलूँगा क्या, हाँ थोड़ा सा बोल देता हूँ। विवेक इंदिरा जी ने बोल रहे थे कि जब पत्थर में पानी की बूंद टप टप करके गिरता है, वो जो पानी का बूंद है ना, वो बहुत ही कमज़ोर पानी का बूंद है जो कि बार बार गिरता है और कुछ दिन बाद वो पत्थर को ही चीर देता है। लेकिन ये मोटिवेटेड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो जाएंगे जब आप जेनोगा समझ लेंगे। ये बस था एक एग्जाम्पल की तरह याद रख लीजिए कि जो पानी का कोई ताकत ही नहीं है, जो अगर पत्थर को चीर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।